नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो रिजर्व सीट रखी गई थी 120 यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट 2023 के संबंध में उसका रिजल्ट 25 अप्रैल को यूपीएससी ने अपने प्रेस नोट के जरिए जारी किया। मैं यहाँ बतलाऊँ कि कुल 1143 पद थे, उसमें से 1016 का रिजल्ट घोषित किया गया और रेस्ट जो सीट थी 127 उसको रोक दिया गया। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि 127 में 7 सीट ऐसी है जो 5 तरह की श्रेणियां हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज दिव्यांगों की, उनमें से 7 कैंडिडेट मिले नहीं। 37 से 37 में 30 के नाम रिकमेंड हुए, तो 120 सीट बचे। 120 सीट में यूपीएससी ने रिजर्व सीट बनाया, 120 जनरल सूची से, सामान्य सूची से और 120 आरक्षित श्रेणी से। अब मैं यहाँ पर बताऊँ, चूँकि अभी पूरे देश में सोशल मीडिया पर यह चल रहा है और वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, तो मैं यहाँ पर कहूँ कि डीओपीटी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल है वो 2004 में संशोधित हुआ, रूल 16, उसमें सब सेक्शन लाया गया 2, 3, 4, 5। तो 2005 का जो रिजल्ट यूपीएससी का आया वहाँ से लेकर 2012 तक कहिए, 10 तक कहिए, रुका रहा रिजर्व सीट का। चूँकि जो रूल 16(2) है उसमें यह व्यवस्था की गई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल में कि जो ओपन सीट है, उस ज़माने में 50% सीट हुआ करता था ओपन, कि जो मतलब कि 50.5% जो ओपन सीट हुआ करता था, उसमें जो कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी जनरल के कट ऑफ में आते थे, तो उसमें बहुत कैंडिडेट ऐसे हो सकते थे जो अपने बेटर प्रेफरेंस के लिए चाहेंगे या बेटर प्लेस के लिए। जैसे आईएएस का तो कैडर भी होता है, आईपीएस का भी कैडर होता है, स्टेट कैडर। तो मान लीजिए कि कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ऊपर है, लेकिन यदि उनको जनरल में compete करने के बावजूद अगर उनको आईएएस नहीं मिलेगा तो वो अपनी श्रेणी में शिफ्ट करेंगे। और उसमें ये व्यवस्था की गई नियम में कि जो कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी, अब चूंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी आ गया 2019 से, तो वो जो शिफ्ट करेंगे अपनी कैटेगरी में, तो वो जो सीट खाली करेंगे वो जनरल लिस्ट में चला जाएगा। ये मामला चैलेंज में गया। वैसे कैंडिडेट ने चैलेंज किया जिनका यूपीएससी में रिजल्ट हुआ था अपनी कैटेगरी में, तो उस जो कैंडिडेट ओपन सीट पर आए उनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल में माना गया कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और जिनको कम लोअर रैंक आया वो लोअर रैंक कैटेगरी कैंडिडेट हुए। तो ये चैलेंज हो गया लोअर रैंक कैटेगरी वाले से कैट चेन्नई में। कैट चेन्नई ने उसको सही साबित किया कि जो डीओपीटी ने नियम में संशोधन किया है रूल 16(2), 3, 4, 5 वो सही है। लेकिन सरकार अपील में गई, ये कैंडिडेट अपील में चले गए मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने उस संशोधन को अवैधानिक साबित कर दिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया डीओपीटी के माध्यम से चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो एक अपील हुआ, सिविल अपील, उसमें ये फैसला हुआ 2010 में। रमेश राम का मामला है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज रमेश राम, और उसमें ये फैसला 7/5/2010 को हुआ, और जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया गया और रूल 16(2) को सही साबित कर दिया गया। मतलब कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट के जो होंगे वो बेटर प्रेफरेंस
जैसे जिनको आईएएस नहीं मिल पा रहा है तो आईएएस के लिए, आईएफएस नहीं मिल रहा है तो आईएफएस के लिए, आईपीएस नहीं मिल रहा है तो आईपीएस के लिए वो शिफ्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में, और उनसे जो खाली सीट होगी वो जनरल लिस्ट को चली जाएगी। अब यही तरीका 2010 ईस्वी से पूरे देश में लागू है। सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग और अन्य जो सबॉर्डिनेट कमीशंस हैं, भारत सरकार में जो रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, वो सभी में ये नियम लागू है एमआरसी का, जिसके कारण जब एमआरसी कैंडिडेट शिफ्ट करते हैं अपनी रिजर्व कैटेगरी में तो जितने कैंडिडेट वहाँ शिफ्ट करेंगे उतना सीट का लॉस उस कैटेगरी के नीचे वाले कैंडिडेट को हो जाता है। तो यूपीएससी उसी समय से, मतलब कि 2005 के लिस्ट से जो 2010 से चूँकि रुकी हुई थी, उस समय से लेकर अभी तक यही प्रक्रिया अपनाता है। और यही कारण है कि इस बार भी जो 120 सीट रोके गए, उस 120 सीट में अब मैं बतलाऊं कि 1143 का ब्रेकअप क्या था। उसका ब्रेकअप था कि जो जनरल सीट होती वो 474, ईडब्ल्यूएस 115, ओबीसी 303, शेड्यूल कास्ट 165, शेड्यूल ट्राइब 86। लेकिन जो ओपन में compete करने वाले कैंडिडेट थे उनकी संख्या जो थी, ईडब्ल्यूएस के 36 लोग, ओबीसी के 66 लोग, एससी के 10, एसटी के 4 और दिव्यांग के भी 2-2 थे, 2 श्रेणियों के। तो कुल मिलाकर ये 120 का ये लिस्ट था। तो यूपीएससी ने इतना रिजल्ट रोक कर और जनरल का 120 एक लिस्ट बना लिया जनरल लिस्ट से, और ईडब्ल्यूएस के 36 कैंडिडेट का लिस्ट जो ओपन में compete किए, ओबीसी का 66 जो ओपन में compete किए, और एससी का 10 जो ओपन में compete किए, और एसटी का 4 जो ओपन में compete किए। इनको रिजर्व में रखा। फाइनल जो 25 अप्रैल को रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हुआ था 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 24 को। अब जो फाइनल रिजल्ट जो 120 का आया तो उसमें जनरल को मिल गया है 88 सीट। चूँकि अगर ये 16 नियम 16(2) नहीं होता तो ये निश्चित तौर पर ये 88 सीट इनको नहीं मिलता, किसी भी स्थिति में नहीं मिलता। और अब जनरल का जो पहले 347 था उसमें 88 जोड़कर अब ये हो गया 435, जो कुल का 38.29% हुआ। और ईडब्ल्यूएस का 115 का रिजल्ट ऑलरेडी था और 5 अभी बढ़ा तो 120, ये कुल हो गया 10.56। ओबीसी का 303 पहले रिजल्ट हुआ और 23 अभी मिला, कुल मिला इनको 326 जो 28.69 है। शेड्यूल कास्ट का 165 अभी मिला 3, 168 14.78%, और एसटी का 86 पहले और 1 अभी, ये कुल मिलाकर 87 जो 7.65 है। अब मैं यहाँ पर बतलाऊँ कि इसमें अब हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि ईडब्ल्यूएस को तो मान लीजिए को तो जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं, मैं सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी का देखता हूँ। ओबीसी के 66 लोग ओपन कैटेगरी में आए थे, 23 लोग तो ओपन कैटेगरी में रहकर ही अपना बेटर सेवा और बेटर जगह प्राप्त करने में सफल रहे, लेकिन 43 लोग अपने ओबीसी कैटेगरी के लिस्ट में शिफ्ट कर गए। इसीलिए जो लोअर रैंक ओबीसी कैंडिडेट थे 43 कैंडिडेट बाहर हो गए। इसी तरह शेड्यूल कास्ट के 10 कैंडिडेट चूंकि ओपन लिस्ट में थे, उनमें से 3 तो रहे वहाँ, लेकिन 7 जो हैं वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट कर गए, तो 7 कैंडिडेट का घाटा शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को हुआ। और एसटी का जो ये एसटी थे ओपन में 4, और अभी जो सीट मिली वो 1 मिली, तो इनको 3 सीट का घाटा हुआ। इस प्रकार ओबीसी, एससी और एसटी मिलाकर कुल 53 सीट का घाटा हुआ। और ये 53 सीट का घाटा जो है वो ओबीसी का 3.78%, एससी का 0.61%, एसटी का 0.26%, टोटल 4.65% का घाटा हुआ। मतलब कि ओपन सीट में compete करने के बाद भी अपनी श्रेणी में जाने के कारण ये लॉस उस कैटेगरी के नीचे के कैंडिडेट को हुआ। यूपीएससी
2010 का जो फैसला है 7 मई 2010 का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज रमेश राम का सिविल अपील नंबर 4310-4311 ऑफ 2010, उसके अनुसार यूपीएससी ने सही किया है। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार से कि अब यह वक्त आ गया है, क्योंकि 2005 के बैच से लेकर अभी तक कम से कम मैं समझता हूं कि 800 से लेकर 1000 ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एमआरसी का उपयोग किया होगा। और यह स्थिति तो हुई यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की, यह स्थिति हर स्टेट के स्टेट सर्विस कमीशन के सर्विसेज में है। जो स्टेट के जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस हैं उसमें, भारत सरकार के एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे, इन सभी में भी यही स्थिति है। मतलब कि अगर इस घाटे को अगर सोचा जाए 2005 ईस्वी से लेकर 2024 ईस्वी तक, तो माने ये संख्या कई हजारों में हो सकती है। इसका उपाय यही है कि भारत सरकार इस पर एक कमेटी बैठाए और कमेटी बैठाकर रूल 16(2) में जो ये संशोधन है, ये ठीक है कि जो बेटर सर्विस और बेटर प्लेस के लिए शिफ्ट करना चाह रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, उनको ये मौका मिलना ही चाहिए कि बेटर, चूँकि उनको घाटा क्यों हो कि अगर ऊपर के स्थान पर हैं तो वो अगर बेटर प्रेफरेंस सर्विस के लिए अगर शिफ्ट करते हैं तो सही बात है। वो अगर बेटर प्लेस के लिए, जैसे अपने स्टेट कैडर के लिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में कि वो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है तो वो यूनिवर्सिटी एक राज्य में चाहेंगे कि बेटर यूनिवर्सिटी हमको मिले, तो वो ये ठीक है। रूल 16(2) का जो संशोधन है कि उन मेरा एमआरसी कैंडिडेट का ये अधिकार रहेगा कि अपने बेटर प्लेस, बेटर सर्विसेज के लिए, बेटर प्रेफरेंस के लिए वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट करें। लेकिन ये जो है कि वो जो खाली की गई सीट है वो चली जाती है जनरल लिस्ट में, ये मुझे लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और नया नियम बनना चाहिए कि जो सीट खाली हो वो सीट उसी कैटेगरी के जो लोअर रैंक्ड कैंडिडेट हैं उनको मिलना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो 50% का जो कैप वाला भी अगर प्रोविजन है तो ऑटोमेटिक वो ब्रिच नहीं होता, क्योंकि एक कैंडिडेट वो खाली जो करेगा अगर उससे आता है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से ये ब्रिच होने की स्थिति नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस के जो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है उसमें शायद यही फार्मूला लागू है और इसे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी उसमें मामला गया था और उसमें सही पाया गया। और उसमें मैं समझता हूं कि अगर ये संशोधन हो जाएगा कि एमआरसी का फ़ायदा मिलना चाहिए ऊपर के कैंडिडेट को, रिजर्व कैटेगरी को, लेकिन जो सीट खाली हो वो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलना चाहिए, चूँकि ये 50% ब्रिज किसी भी स्थिति में नहीं होता। और यही एससी एसटी ओबीसी के हित में है और अब के समय में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के भी हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय